हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली तो बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सीटेट होने जा रहा है, जिसका आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, उसमें हिंदी पेडोलॉजी के क्वेश्चन जो होंगे वो किस लेवल के होने वाले हैं। मतलब आज की वीडियो में आपको टोटल पैटर्न समझ में आ जाएगा कि जो हिंदी आती है, जो हिंदी पेडोलॉजी आती है, उसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या होने वाला है। देखो, ये मैराथन मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई भी महा मैराथन क्लास बिल्कुल भी नहीं है। मैं ओनली आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं, केवल 10 क्वेश्चन बताऊंगा और 10 क्वेश्चन के माध्यम से ही आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। मतलब मैं वादा कर रहा हूं आपको कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। यानी जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन में हम एक लेवल बताने वाले हैं कि जो सीटेड होने जा रहा है उनमें क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के आने वाले हैं। चलिए फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं और हो सके तो नोट्स बनाते रहना। और अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक अगर आप सीटेट एग्जाम की कर रहे हैं, चाहे आप यूपीटेट की कर रहे हैं या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं, तब भी आप इजीली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं डे बाय डे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, जितना मेरे से हो पा रहा है। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे 110%। सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। देखो, हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको, किसी भी क्वेश्चन में हम रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं करने वाले। सारे क्वेश्चंस का हम क्या समझने वाले, कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि उससे मिलता जुलता अगर हमें कोई दूसरा भी क्वेश्चन मिलेगा तब भी हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे वहां पे, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारा लेवल क्या कह रहा है। देखो, मैं हर वीडियो में एक ही बार बोलता हूं कि सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि हो सके तो नोट्स बनाते रहना, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे और अगर आप नोट्स बनाए होंगे, अगर आपने, तो अगर आप रिवाइज करके जा रहे हो तो माइंडसेट अलग ही प्रकार का होगा और अलग ही प्रकार का आपका स्कोर आएगा अच्छा खासा। आप जानते हैं कि नॉर्मल सा एग्जाम है जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इजी से आप पास कर सकते हैं। थोड़े से अगर आप मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो देखो, मैंने स्ट्रैटेजी पूरी बता रखी है आपको कि किस तरीके से आपको पास आउट करना है। अगर आप थोड़े से वीडियो स्ट्रैटेजी के देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप रास्ते पे चलेंगे तो आपको मंजिल जरूर जल्दी मिल जाएगी, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पेडोलॉजी, यानी हिंदी के जो क्वेश्चन है वो किस लेवल के आते हैं। आपको पता है 15 नंबर में पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होंगे और 15 नंबर के में जो है आपके सामने गद्यांश और पद्यांश होगा। मैंने गद्यांश और पद्यांश को बहुत ही बेहतर तरीके से बताया हुआ है, आप जाके वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी इन्होंने बात करी है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल, इनमें से ऐसे कौन से ऑप्शन में कह रहे हैं कि भारत सरकार की ऐसी कौन सी पहल है, कौन सा ऐसा नियम निकाला गया था जिसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। यानी यहां पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा रूल है, यानी क्या लिखा, भारत सरकार की जो ऐसी कौन सी नीति है, कौन सा ऐसा पहल है, कौन सा ऐसा पहलू है जहां पे बताया गया है कि विद्यार्थी जो है वो प्रमुख भाषाओं की एक रूपता के बारे में जाने, यानी एकता के बारे में जाने। यहां पे इसकी बात करी जा रही है। देखो, अब आप एक बात समझना ना, क्वेश्चन में प्रमुख भारतीय भाषाओं की बात नहीं करी गई, लेकिन बात करी गई प्रमुख भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जाने। यानी ऐसा कौन सा पहलू है, कह रहे हैं कि लिखा हो साफ साफ आपके अनुसार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी ऐसी पहल है जहां पे विद्यार्थियों को भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में बात करी गई है ना। तो कौन सा, क्या ये एक भारत श्रेष्ठ भारत है, क्या ये स्वच्छ भारत अभियान है, क्या ये सर्व शिक्षा अभियान है या डिजिटल शिक्षा अभियान है। देखो, यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान की कोई बात नहीं करी जा रही है ना। और लिखा हुआ है डिजिटल इंडिया की भी कोई बात नहीं करी जा रही। देखो, अब इन दोनों में से हमारे पास डाउट है, लिखा हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत या सर्व शिक्षा अभियान। अगर आपके सामने क्वेश्चन होता कि प्रमुख, यानी विद्यार्थी जो होते हैं वो अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं के बारे में बात होती कि उनको जानने की कोशिश हो रही होती, तो हम जाते सर्व शिक्षा अभियान के साथ में। लेकिन इन्होंने बोल दिया है कि जो प्रमुख भारतीय भाषाएं हैं उनकी एकरूपता के बारे में बात हो रही है, कि उनका संलग्न, यानी जो उन एक साथ डिस्कशन हो उनका, कि उनके बारे में बच्चे जान तो पाए, यानी भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के रूप में वो चीजों को जान तो पाए। तो उसके बारे में जब भी बात आएगी तो आप बोलोगे एक भारत जो है वो श्रेष्ठ भारत। देखो, सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको इजीली याद आ जाए कि आपने पढ़ा हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। लेकिन अगर मैं बार बार मैं वही कह रहा हूं कि अगर प्रमुख भारतीय भाषाओं की बात आती तो हम जाते सर्व शिक्षा अभियान के साथ में, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में बात हो रही थी। अगर एकता की बात आ जाए तो आप समझ जाना कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत, जहां पे सारे लोग एक मिलकर एकजुट होकर काम कर रहे हैं, है ना। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट मारते रहना अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं। चलिए, क्योंकि होता क्या है, जब हम एक बार रिवाइज करके जाते हैं सेंटर पे तो हमारा माइंडसेट डिफरेंट टाइप का होता है और हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं क्वेश्चंस को। चलिए,
अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनाने का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? यानी कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है प्राइमरी लेवल की बात हो रही है कि प्राइमरी कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए, यानी अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं और आप भाषा सिखा रहे हैं, मान लीजिए हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप जो कहानी सुनाते हैं तो वो सबसे अच्छा पहलू क्यों है ऐसा? देखो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो कहानी का सुनाने का मतलब क्या है? देखो एक मिनट, देखो अब यहां पे कह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनाने का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि जब आप कहानी सुनाते हो या कोई पैराग्राफ डिस्कस करते हो, मान लीजिए अगर हम प्राइमरी लेवल की बात ना करें, जूनियर की बात करें, तब भी आप समझ सकते हो कि अगर जो है हम कोई स्टैंजा या पैराग्राफ कोई डिस्कस करते हैं तो बच्चे इमेजिनेशन पावर यानी वो इमेजिन कर लेते हैं कि इस कहानी में ये होने वाला है। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए अगर आप कोई चैप्टर को स्टार्ट भी कर रहे हो, कोई भाषा का चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो कहानी अगर कोई पढ़ाने जा रहे हो तो बच्चे के माइंड में अगर टाइटल के माध्यम से समझ में आ जाता है कि वो क्या आप डिस्कस करने जा रहे हो। अब अगर प्राइमरी लेवल की तो बच्चा वहां पर समझ नहीं जाएगा, है ना? तो प्राइमरी लेवल में जब आप कहानी को पढ़ाओगे, डिस्कस करोगे, तो बच्चा सोचेगा, समझेगा, क्या यार ये आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, ऐसा करके ना थोड़ा इमेजिनेशन पावर हो उसका बढ़ेगा, वो सोचने समझने की, तर्क करने की, जो देखो प्राइमरी लेवल है तो तर्क तो होगा नहीं, पर वो सोच सकता है आगे कि क्या होने वाला है ना। तो समझते क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी है, या कक्षा में मस्ती पैदा कर, देखो आप गलत ढूंढ लीजिएगा, सही अपने आप मिल जाएगा। कक्षा में मस्ती करने के लिए कहानी सुनाते हो आप, हैं? या कहा ये काल्पनिक संसार में ले जाती है, यानी इमेजिनेशन के उसमें ले जाती है कि कल्पना ही करते रहो आप, उनका रियल लाइफ से कोई वास्ता नहीं होता, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं, कुछ चीजें होती हैं उनको रियल लाइफ में रिलेट करने के लिए बोला जाता है, केवल काल्पनिक ही नहीं सब कुछ हो जाता है ना। या बच्चों की शब्दावली में सुधार करती है, केवल शब्दावली में सुधार करने के लिए पूरी कहानी सुनाते हैं लोग, है ना। देखो सबसे बढ़िया ऑप्शन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में कि यह एकीकृत भाषा कौशल यानी भाषा का कौशल यानी जो सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सारी चीजों के बारे में हम जब सीख पाते हैं, क्योंकि जब हमारे सामने कोई डिस्कस करता है तो हम उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं ना, तो यहाँ से भाषा कौशल का विकास होता है। और भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये एक सीक्वेंस प्रक्रिया होती है। आगे लिखा हुआ है कि विकसित करने के लिए उपयोगी है। ठीक बात है कि अगर आपको सुबोपाली विकसित करना है यानी भाषा कौशलों को सिखाना है तो आप कहानियां सुनाइए, उनका रियल लाइफ से रिलेशन बताइए, जो है रिलेट करके समझाइए, एग्जाम्पल दे दे के समझाइए, तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा, है ना। और आप पढ़ रहे हो क्या? हिंदी पढ़ रहे हो, वैसे भी बच्चा जहां पे एक्टिव हो आप वहीं पे जाना, 99 पॉइंट अपने आप सही हो जाता है वहीं पे जहां बच्चा एक्टिव हो। मस्ती करने के लिए कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, और ना ही काल्पनिक की, पूरी दुनिया में सब काल्पनिक है ना, ऐसा बताते रहो। और केवल शब्दावली सिखाने के लिए आप कहानी सुना रहे हो, है ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप भाषा को सिखा रहे हो, लैंग्वेज को सिखाने के लिए कहानी सुना रहे हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर 1 है इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलिए पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए, यानी आप लैंग्वेज को पढ़ाते हो, भाषा को सिखाते हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए बताओ। अब देखो बहुत अच्छा ऑप्शन क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है। आप लैंग्वेज को पढ़ाते हो, आप हिंदी के टीचर हो, इंग्लिश के टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, अगर आप लैंग्वेज को सिखा रहे हो तो उसका औचित्य क्या होगा, उसका मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को अकादमिक वार्तालाप कौशल में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को सवालों के जवाब, केवल सवालों के जवाब देने के लिए नहीं सिखाते हो आप भाषा, है ना। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बेहतर, केवल अच्छे अंक लाते रहो, यही के लिए पढ़ाते हो आप, हैं। केवल मार्कशीट में अच्छे नंबर आ जाए, बच्चा पढ़े चाहे कि कुछ भी ना पढ़े, रट्टू तोता बना रहे हैं, ऐसा क्या सही है? जहां पे बच्चा एक्टिव वहीं जाओ। देखो अब यहाँ पे भी कोई ऐसी खास बात नहीं करेगी, लिखा हुआ है अकादमिक वार्तालाप कौशल में सक्षम, यानी केवल वार्तालाप करने में सक्षम बनाते हो कि बच्चा बाचाल हो जाए, दिन भर बातें करते रहे, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना, कि चाहे कैसे भी उनके सामने सिचुएशन आ जाए, लेकिन जो जवाब उनका होना चाहिए वो एकदम बढ़िया होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कि अर्थपूर्ण, जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। मतलब जब बच्चा किसी भी सिचुएशन में हो, आपने उसको इतना मोटिवेट किया, इतना सिखा दिया है कि किसी भी सिचुएशन में बच्चा अपने आप को ढाल पा रहा है और उसके अकॉर्डिंग मीनिंगफुल वाली चीजें जो है वो बता पा रहा है, जिनका कुछ ना कुछ अर्थ है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में किसकी बात करी गई। देखो मजे मजे में पढ़ते रहो यार मेरे, अगर आप प्रेशर लेंगे तो बात सही नहीं हो पाएगी, है ना। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे तो चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। और सीटेट तो ऐसा एग्जाम है जहां पे केवल वही है कि अगर निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, कोई है ही नहीं, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं बढ़िया से, है ना।
तो हो सके तो अच्छे से पढ़ो यार, और एक ही बार पास करके रख दो। सीटेट तो ऐसा एग्जाम है जहां पे केवल हमें एक ही बार देना पड़ता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक पाठ है अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग। पाठ है किसी बच्चे से लिया गया, मान लीजिए जो कोई बच्चा है या बच्ची है जो रीडर है, जो पढ़ रहा है, कह रहे हैं कि वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अर्थगत व वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। यह पाठ है पढ़ने का कौन सा मॉडल अपनाती है। अब ये जो बच्चा है या बच्ची है जो रीडिंग कर रही है, पढ़ रही है, कह रहे हैं कि जो अपने पूर्व नॉलेज के अकॉर्डिंग, यानी जो उसको पहले से नॉलेज है, पहले से जो उसको इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पे वाक्यात्मक संकेत बना रही है। मतलब कोई बच्चा या बच्ची है जो उसको पहले से नॉलेज था, उसके आधार पे वो कुछ चीजों को मीनिंग में, यानी उसका अर्थ, जैसे कोई उसके सामने कोई कहानी आई है ना, कोई कहानी आई तो उसका कहानी के टाइटल के द्वारा वो समझ पा रही है कि इस कहानी में ये सेंटेंस है, उसके बाद में वो छोटी छोटी चीजों को तोड़ तोड़ के समझ रही है। मतलब कहानी का टाइटल पढ़ के ही वो समझ गई कि इसका अर्थ क्या होने वाला है कहानी का, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो छोटे छोटे सेंटेंस बना बना के संकेत भी बना रही है ना। तो जब आप बड़े लेवल से छोटे लेवल पे आते हो तो वो टॉप डाउन अप्रोच होता है। जब आप छोटी छोटी चीजों को सीखते हो फिर आप धीरे धीरे बड़ी पर जाते हो तो वो क्या होता है, बॉटम अप होता है। जो यहाँ पे बड़े लेवल की बात करी गई कि पहले क्या कर रही, पहले अर्थगत वाक्यात्मक, यानी पहले क्या है, उसने पूरा टाइटल का अर्थ समझ लिया है ना, पूरा मीनिंग समझ लिया, देन उसके बाद में आप छोटी छोटी चीजों को भी वो समझती हुई जा रही है या समझता हुआ जा रहा है ना। तो बड़ी चीजों से धीरे धीरे करके आप छोटी चीजों पे आ रहे हो, तो इसलिए ये क्या है, ये टॉप डाउन मॉडल है। कैसा है, टॉप डाउन। जब आप छोटे से बड़े पे जाते हो तो वो होता है बॉटम अप मॉडल होता है। क्लियर। तो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में किसकी बात करी जा रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर सेशन अच्छा लग रहा हो यार मेरे, प्लीज यार तो थोड़ा लाइक शेयर कर देना, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। और अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, ताकि जब भी मैं हम दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। वैसे भी मैं डेली पे डेली वीडियो ला रहा हूँ, और कहीं दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है। देखो, अगर हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी कैसी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कैसी प्रशासनिक भाषा है, कैसी प्रशासनिक भाषा है। और अंग्रेजी की बात करी जाए तो ये कैसी है, मतलब एक सहयोगात्मक, यानी हिंदी की सहयोगी लैंग्वेज है। कैसी सहयोगी लैंग्वेज, तो लिखा हुआ है ना सहयोगी प्रशासनिक भाषा, यानी हिंदी जो है वो हमारी प्रशासनिक भाषा है, लेकिन अंग्रेजी जो है वो सहयोगी प्रशासनिक भाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ना होके उसकी सहयोगी लैंग्वेज है ना। इंग्लिश की बात करी जा रही है यहाँ पे। और अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी हमारी प्रशासनिक भाषा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कार्य आधारित भाषा सीखने में कार्य का क्या तात्पर्य है, जरा बताना। अगर कह रहे हैं कि कार्य आधारित भाषा सीखने में, यानी कोई एक्टिविटी करके आप कुछ सीख रहे हो, तो उसमें एक्टिविटी करने का मतलब क्या है, कार्य करने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे। मतलब अगर आप कोई कार्य कर रहे हो वो भी एक्टिविटी बेस्ड है, यानी कोई भाषा सीख रहे हो तो वहां पे कुछ एक्टिविटी करके सीख रहे हो, है ना। तो उस एक्टिविटी का क्या मतलब हो सकता है, जो आप कार्य कर रहे हो सीखने के दौरान, जो आप कार्य कर रहे हो उसका क्या मतलब है। क्या वो कार्य का वह भाग जो शिक्षार्थियों को भाषा के अवसर देता है। देखो, जहां पे आप बच्चों को अवसर प्रदान करोगे, उनको बोलने का मौका दोगे, तो वो बेटर ऑप्शन होगा, है ना। क्योंकि बच्चों को जब तक आप मौका नहीं दोगे कि वो अपनी बात को कह सके, तब तक वो एक्टिव होगा ही नहीं, है ना। तो हमारे पास ये बेटर ऑप्शन है। फिर भी हम देख लेते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कार्य का वह भाग जो समुदाय द्वारा दिया। देखो, समुदाय की बात यहाँ पे नहीं करी जा रही कोई भी, है ना। वो कार्य का वह भाग जो माता पिता को उनके बच्चों को गृह कार्य की कोई बात नहीं। कार्य का वह भाग जो शिक्षकों को कक्षा में करना है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास यही लिखा हुआ है कि कार्य का वह भाग जो बच्चा कर रहा है उसमें एक्टिव तो है एटलीस्ट, है ना। पता चले आप पढ़ा रहे हो, बच्चा जहां उसका मन हो रहा है वहां जा रहा है, जहां उसका मन हुआ वहां चला गया है, तो बच्चा इन्वॉल्व ही नहीं है आपके कंटेंट में जो आप काम करा रहे हो वहां पे। तो बच्चे को अवसर, आप काम कराओ, बच्चा एक्टिव हो और उसको अवसर प्रदान करो कि वो अपनी बात को कह सके। अब ये मत कहना कि सर हिंदी पढ़ोलॉजी उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर मुझे बताओ, है ना। हिंदी पढ़ोलॉजी तो आपको हिंदी में ही पढ़नी पड़ेगी यार मेरे। सीडीपी तो मैं ट्रांसलेट करके दे ही रहा हूँ आपको, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिख रहा हूँ, है ना। तो हिंदी में तो हिंदी पढ़नी पड़ेगी यार, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। होपफुली क्लास अच्छी लग रही होगी। भाषा अधिगम में रचनावाद किस पर केंद्रित है। देखो, अब रचनावाद की बात आ गई यहाँ पे, तो रचनावाद के माध्यम से आप समझ सकते हो प्याजे और वैगोस्की की बातें, क्योंकि जिन्होंने कहा है कि बच्चा सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि भाषा अधिगम, अधिगम क्या होता है, जब आप रूल्स के थ्रू कुछ सीखते हो, रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू सीखते हो। अर्जन का मतलब होता है
कि जब आप स्वाभाविक रूप से सीखते हो, यानी स्वाभाविक रूप से जब आप सीखते हो तो वो होता है अर्जन, और जब आप रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू सीखते हो तो वो भाता अधिगम होता है। अब देखो, अब जहां पे रचनावाद आ जाए तो समझ जाना वहां पे बच्चे की बात हो रही है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि रचनावाद में प्याजे ने और वेगोस्की ने बताया हुआ है कि बच्चे जो होते हैं वो खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं। बच्चे खाली प्लेट नहीं होते, उनके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जैसा कि चॉम्स्की ने बताया हुआ है कि वो किसी भी लैंग्वेज को अक्वायर कर सकते हैं, उनके अंदर ये जन्मजात क्षमता होती है ना। तो आप बताओ कि यहाँ पे किसकी बात करी गई है, किस कौन केंद्रित होगा भाषा अधिगम में, रचनावाद में कौन केंद्रित हो सकता है। देखो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो बच्चा क्लासरूम है, क्लासरूम में टीचर भी है, मटेरियल भी है, स्कूल है, क्लासरूम बढ़िया बढ़िया है, जो भी चीजें हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन बच्चे नहीं तो वहां पे कैसे किसको पढ़ाओगे, दीवारों को पढ़ाओगे आप, है ना। तो जो है कि रचनावाद में किसको एक्टिव रखना है, बच्चा होना चाहिए यार, बच्चे को प्रायोरिटी देनी है कि जब बच्चे ही नहीं होंगे तो पढ़ाऊंगा किसको, जब आप सामने होंगे नहीं तो मैं किसको पढ़ाऊंगा, दीवारों को पढ़ाऊंगा, मोबाइल को पढ़ाऊंगा या कैमरे को पढ़ाऊं मैं, है ना। वही चीजें होनी चाहिए। तो शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर अधिगम के लिए अभ्यास के रूप में अनुकरण को, इमिटेशन की यहाँ पे कोई बात नहीं कि आप नकल करके सीखते रहो बार बार, है ना। प्रयोग के लिए व्याकरण नियम, केवल व्याकरण ग्रामेटिकल रूल्स की बात नहीं कि आप रटाते रहो। कक्षा में शिक्षक की प्रभावी भूमिका केवल शिक्षक की भूमिका नहीं होती, बच्चों की भूमिका होती है कि शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर, यानी रचनावाद है तो बच्चा जब नए ज्ञान का खोज कर रहा है, क्रिएटिविटी दिखा रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, जहां पे बच्चे नई नई चीजों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, यानी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, तो बच्चा अपने आप यहाँ पे एक्टिव होगा। भाई जब बच्चा अपने आप से कुछ काम कर रहा होगा, कोई काम करेगा, तो वो ऑब्वियसली एक्टिव होगा वहां पे, है ना। तो उसी की बात यहाँ पे करी जा रही है कि जहां बच्चा एक्टिव वहीं पे आप आंख बंद करके आंसर लगा देना, 100% सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखो, निम्नलिखित में से कौन से दो सीखने की वर्तमान समझ के अनुसार सत्य है, यानी प्रेजेंट में कह रहे हैं कि सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं उनके अकॉर्डिंग दो चीजें जो हैं वो सही हैं। बताओ, आपसे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है कि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आप मुझे बताओ कि जो सीखने की समझ है, यानी जो सीख रहे होते हो वहां पे मतलब कौन से दो पॉइंट जो सत्य हैं यहाँ पे लिखे गए हैं। चलो, त्रुटियां सीखने के क्षेत्र में है, ऑप्शन नंबर 1 एकदम बढ़िया लिखा हुआ है कि जब आप काम करोगे तो गलतियां तो होंगी, है ना। तो गलतियां तो क्षेत्र में होंगी भाई, जब आप कोई भी काम करोगे, दुनिया में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है, हर इंसान सीखने के दौरान गलतियां करता है और धीरे धीरे करके वो लेवल बढ़ाता चला जाता है, बाद में वो गलतियां रिपीट नहीं करता है ना। तो गलतियां जो होती है वो सीखने में बाधा ना डालती है, बिल्कुल भी बाधा नहीं डालती, बल्कि वो जो है हमें हेल्प करती है कि दायरा बताती है कि हमें कमी कहां पे रह गई, है ना। एक जोन बताती है कि हमें कमी इसमें रह गई है और हमें इसमें सुधार करना है। समझने मेरी बात को, तो वही बात यहाँ पे कही है। तो त्रुटियां जो है वो सीखने के क्षेत्र में बिल्कुल सही बात है। त्रुटियां भाषा अधिगम में बाधा नहीं डालती, त्रुटियां कभी बाधा नहीं डालती हैं, जिनके माध्यम से, गलतियों के माध्यम से हम धीरे धीरे सीखते हैं, है ना। त्रुटियों को तुरंत ही सुधार, तुरंत क्यों भाई, आप उनको मौका तो दो कि वो अपनी गलतियां जो हैं उनको खुद से सही से सुधारने का थोड़ा मौका तो दीजिए। ऐसे थोड़ी ना कुछ आपने एज अ टीचर आप पढ़ा रहे हो और बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स किया, थोड़ा सा गलत हो गया, आप चिल्ला पड़े, तुरंत इसको सही कर है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उनको थोड़ा मौका तो दो कि वो एनालिसिस कर सके अपनी बात को और समझ सके कि मैंने गलत क्या किया और सही क्या किया, उसको रियलाइज तो होने दो एटलीस्ट, है ना। तो ये भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है त्रुटियां शिक्षकों के लिए पृष्ठपोषण का काम करती है, बिल्कुल सही बात है। पृष्ठपोषण का मतलब है कि टीचर जो होता है उसको एक दायरा समझ में आता है, एक जोन समझ में आता है कि बच्चा किस दायरे में है, यानी कितना उसको समझ में आ गया है। उसके बाद में आप अपने टीचिंग उपागम यूज करिए, जो है उनको भी आगे लाने की कोशिश कीजिए। समझ मेरी बात को, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये ए और डी जो है एकदम बेस्ट ऑप्शन है, ए और डी, थर्ड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। हम जाएंगे सी के साथ में, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे। देखो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है यार मेरे, बहुत अच्छे हैं और इतनी बार रिपीट हुए हैं सीटेट में। अगर आपने थोड़े से पढ़ लिए, मैं कहता हूँ कि अगर मैंने इतने मॉक टेस्ट दे रखे हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी पूरी 24 मॉक टेस्ट दिए हैं मैंने वहां पे, अगर आपने थोड़े से भी पढ़ लिए वहां पे से तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। और मैंने एक प्लेलिस्ट और दी है जहां पे हमने 43 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जहां पे हमने टॉपिक वाइज चीजें बताई हुई है। पहले टॉपिक बताया हुआ, फिर उन्होंने ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, लेकिन एक पूरी प्लेलिस्ट में हमने सारे के सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जवाब आप इसका आप ही देंगे। चलिए बताइए। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, यह क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आरंभिक वर्षों में, यानी जिस टाइम उन्होंने सीखना स्टार्ट भी नहीं किया होता है उससे पहले की बातें हो रही हैं यहाँ पे, है ना। तो आरंभिक वर्षों में जो बच्चा जो होता है दीवारों पे, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं दीवारों पे पेन पेंसिल वगैरह डायग्राम वगैरह कुछ कुछ भी ऐसे बनाते हैं जो वो उनके मन में आता है, भले उनको समझ में आए या ना आए, लेकिन किताबों को भी पलट पलट के देखते हैं, है ना। तो ये सब क्या है
है, इसके बारे में बात हो रही है। क्या आरंभिक साक्षरता का भाग है? अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं है, यानी बच्चा जो बना रहा है उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसके मन में कुछ चल ही नहीं रहा है, गणित का सीखना है, गणित की बात नहीं हो रही, भाषा अधिगम है। ये आरंभिक साक्षरता का एक भाग है भाई, कि जब बच्चा शुरुआती दौर में होता है तो उस टाइम पे वो सीखने की कोशिश कर रहा होता है, उसका माइंड चलना शुरू होता है एटलीस्ट वहां पे, है ना। तो उसी की बात हो रही है। तो आरंभिक साक्षरता का एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसका आंसर तो आप बता ही दोगे मुझे लग रहा है आप, कि लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं, यानी लिखने के द्वारा आप लिखना सीख रहे हो। यहाँ पे किसी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतनी बार ये रिपीट हुआ है सीटेड में, आपको बता नहीं सकता। जहां पे आप लिख लिख के सीख रहे हो लिखना, क्या कर रहे हो, मतलब लिख लिख के कुछ भी आप लिख रहे हो जो भी आपके मन में आ रहा है, और आप लिखना सीख रहे हो। भाई शुरुआती दौर में जब आपको कुछ नहीं आता है तो आप लिखते हो, फिर भी भले गलतियां हो, है ना, लिखते तो हो। तो लिखने के दौरान अब जब आप सीखते हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्या ये प्रक्रिया उपागम है, उत्पाद उपागम है? दूसरे के लेखन की नकल करने की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, है ना, और ना ही बिंदुओं में बात हो रही, पॉइंट टू पॉइंट की कोई बात नहीं हो रही, और ना ही उत्पाद की बात हो रही। ये एक प्रोसेस है कि बच्चा पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, पहले थोड़ा सा नॉलेज होता है, फिर और नॉलेज हो, फिर उसका एक लेवल बढ़ जाता है ना। शुरुआती दौर में आपको थोड़ा ना सब कुछ आ जाएगा। जब बच्चा शुरुआती दौर में होता है तो पहले आप लाइनें बनाना सीखते हो, ऐसा करके ना। छोटी क्लास जब प्राइमरी लेवल में हो तो प्री प्राइमरी हो तो मैडम जो होती है आपको हाथ पकड़ के सिखाती हैं, समझ मेरी बात को। तो वही बात है, ये एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है कि पहले आप छोटी चीजें सीखते हो, फिर बड़ी, फिर धीरे धीरे बड़ी करके आप चीजों को बेहतर सीख जाते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पर अगर आपको डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। और आगे मैं कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट तो आप लगाते रहोगे, क्योंकि अगर आपको अच्छा खासा स्कोर करना है तो आप प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगा, एक आपकी अप्रोच डेवलप हो जाएगी, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि हमारा कितना लेवल है अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, है ना। तो अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, कोई बहुत सारे मुझे कमेंट ये भी आते हैं, सर मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, मुझे स्टार्टिंग बता दीजिएगा। तो थोड़े से आप मैराथन क्लास देख लीजिए एक दो, उसके बाद में आप मॉक टेस्ट लगाइए। अगर शुरुआत में मॉक टेस्ट लगाओगे तो होता क्या, हमें तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, पहले मॉक टेस्ट लगाओ तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हो सके तो कुछ पहले मैराथन क्लास देख लीजिए, कुछ टॉपिक वाइज देख लीजिए चीजें, है ना। उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाइएगा, देन सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। बस आप कंटिन्यू कोशिश कीजिए थोड़ा सा, है ना। चलिए, होपफुली जितने आउट ऑफ 10 आपने सही किए वो मुझे बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए एक लगन के साथ में, जो है टाइम पास बिल्कुल मत करना यार मेरे। टाइम पास करने के लिए ऑलरेडी दुनिया भरी पड़ी है, पूरी लाखों की संख्या में फॉर्म पढ़ते हैं, आप जानते हैं।